आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा को भाव के अनुसार किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए, ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेडिक्शन करते समय आप कैसे अप्रोच करते हैं। ज्योतिष बहुत बहुत आसान विषय होता है। इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का कार्य हम लोग अपने ही दिमाग से खुद कर बैठते हैं। अगर हम एक साथ बहुत सारी चीजों को अप्रोच करते हैं तो उसमें इंसान उलझ जाता है। जब आप सीखो तो भी मैं कहूंगा खिचड़ी मत पकाने का प्रयास करें शुरुआत में। जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करें तो भी खिचड़ी नहीं पकानी। ये ज्योतिष का सीखने का सबसे आसान मार्ग है। एक समय में आप जब जन्म कुंडली देखें तो देखना क्या चाह रहे हो वो पहले क्लियर कर लें। इससे क्या होगा, आप भटकेंगे नहीं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को नॉलेज काफी अच्छी होती है पर वो अपने मन की स्थिति के अनुसार बहुत जल्दी भटक जाता है। एक साथ कई चीजों पर अप्रोच करने लग जाता है जिससे भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी जल्दबाजी हमें नुकसान कर जाती है और हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा कि जब हम पूछते हैं आपके माताजी का क्या हाल है, आपके अंदर फलाना गुण है कि नहीं है, ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमें समझना होगा समय परिवर्तनशील है, हमारा मस्तिष्क पर परिवर्तनशील होता है। 15 साल की आयु में हमारे विचार कुछ होते हैं, 25 में कुछ और हो जाते हैं, 35 में कुछ और हो जाते हैं और 45 में तो आदमी बदल जाता है। वो 15 साल वाला आदमी नहीं बचता। तो ये जो चीज को, यूनिवर्सल ट्रुथ को हमेशा ध्यान रखना होगा। हम देख रहे हैं बच्चे की जन्म कुंडली और एकदम से कहते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होगी, तुम्हारे पिताजी चश्मा लगाते होंगे। मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को देखा है। तुम्हारी ऐसी आदत होगी, वैसी आदत होगी। ये टोटल रॉन्ग अप्रोच है। से हमारे हरियाणा में कहते हैं आ बैल मुझे मार, कि आप सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो सीधा आपके ऊपर हमला करने के लिए। देखो, मैंने आपको जिम्मेवारी के साथ कहा था मैं आपको एक ज्योतिषी बनाने आया हूँ। तो ज्योतिषी बनने के मैं ये आपको तरीके बता रहा हूँ जो कहीं कोई नहीं बताता। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कुंडलियां दिखाई हैं और लोग दिखाते हैं। मैं कभी भी इस अप्रोच से नहीं चलता हूँ कि क्या है। मैं सीधा कहता हूँ कुंडली के अनुसार, प्रेजेंट की स्थिति के अनुसार, ये ग्रह की स्थिति ये है, इसके अनुसार ये चीजें ऐसी हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये स्ट्रेंथ है और इसको रेमेडी करने की यहाँ से यहाँ तक की आवश्यकता है। आप जितने ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगे दिमाग में उतना ही ज्यादा सामने वाले को क्लैरिटी दे पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जैसे मैं आपको समझाता हूं कि फला ग्रह फला भाव के अंदर क्या रिजल्ट देगा, तो मैं उसके विषय में कहानी नहीं ज्यादा सुना रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि मैं एक ग्रह को एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा टाइम लगाता हूं। उसके पीछे अप्रोच ये है
कि हर कुंडली में कुछ ना कुछ तिथियां चेंज होती हैं। अगर मैं वो कहानी सुना दूंगा तो कहानी याद तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी और वही चीज रच बस जाएगी, फिर से एक मिस्टेक होने का चांस बन जाएगा। इसलिए जब मैं ग्रह को भाव के अंदर समझाता हूं तो मेरा टोटल फोकस टेक्निकल होता है कि आपको लॉजिक समझ में आए, आपको सूत्र समझ में आए। अगर लॉजिक और सूत्र ज्योतिष में समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए फिर कुंडली में कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट बन जाएं, ज्योतिष आपके लिए आसान है। अगर आप जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हो, ज्योतिष को एंजॉय करना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट बोझ नहीं होना चाहिए, ये आप पर बर्डन नहीं होना चाहिए। और जब टॉपिक बर्डन बन जाता है तो ज्योतिषी अक्सर टप्पे मारता है। किसी ने कहा कि मेरा मकान कब बनेगा, वो दिमाग लगाना शुरू कर देता है, ये पैसा कितना कमाता है, अच्छा 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, इतना तो ये करता होगा, इतना हिसाब बना लेता होगा, तो इतने टाइम हो गया, आज इसकी उम्र ये होगी। वो दूसरी कैलकुलेशन में घुसा पड़ा है, वो ज्योतिष की कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने क्लैरिटी से चीज को समझा ही नहीं कि उसको प्रॉपर्टी का या मकान का लाभ होने का कब हिसाब किताब बनता है। तो ये चीजें जब आपके अंदर रचे बसेंगी, जब आप छोटे छोटे टुकड़ों को कनेक्ट करना सीखेंगे। ज्योतिष में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी इस कनेक्शन को एक बार समझ में लोगे, लॉजिक को समझ लोगे, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर आप इस सब्जेक्ट के साथ जीवन में आनंद पूर्वक स्थिति में रहेंगे। जीवन जीने के लिए है भैया, जीवन को खराब नहीं करना है कि किसी ने कुंडली दिखाने आना है, या तो हमने 2 सूत्र पकड़ लिए, या तो हम टेंशन में आ गए या टप्पे मारने की पोजीशन पे आ गए। दोनों ही तरीके बिल्कुल गलत है। इसलिए बड़े आराम से समय लगाएं, अपने आप को सुपरमैन साबित करने की कोशिश ना करें कि साहब हम तो कुंडली देखते ही बस ब्रह्मा जी का ज्ञान हमारे पास है, हम बोलना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में ना रहें। कम से कम 10 साल अपने आप को देने हैं उस स्थिति में आने के लिए। 10 साल की आप प्रैक्टिस कम से कम करो, फिर आप करो। इसका मतलब क्या 10 साल तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी? प्रैक्टिस करनी है, नित्य प्रैक्टिस करनी है, पर छोटे छोटे टुकड़ों को कनेक्ट करके करनी है, एक साथ अप्रोच में नहीं करना। जैसे फंसते कौन लोग हैं? जिनके चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, वो क्लियर नहीं होते, और मन का जो स्वभाव है वो बिल्कुल बवंडर की तरह होता है। जैसे धुआं उठता है ना, आपने देखा होगा, आंधी आती है तो चारों तरफ घूम घूम जाता है। उसमें ताकत बहुत है, मन में शक्ति बहुत होती है, मन में सामर्थ्य बहुत होता है, मन में जिद बहुत होती है, पर मन का एक स्वभाव है चंचलता। ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही है कि मन चंचल है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, जिद्दी है, और तुम आंधी के बवंडर को भी शायद धनुष के बाणों से रोक लो, पर मन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मन के वेग को समझना मुश्किल हो जाता है। ज्योतिषी वही है जो मन को पढ़ ले। मन ही जाने मन की बात, और जान सके ना कोई। यानी कि चंद्रमा के माध्यम से ही
आप किसी के मन की बातों को पकड़ पाते हैं। आप ये तो सभी जानते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वही व्यक्ति की अपनी राशि होती है, और राशि का काम है मन की भावनाओं के बारे में बताना कि आपका मन शांत चित्त है, चंचल है, अति चंचल है, पीड़ित है, किस प्रकार का है, जिद्दी है, प्रैक्टिकल है, टोटल नॉन प्रैक्टिकल है, इमेजिनेशंस, कल्पनाशील है। ये सब बातें हमें चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उस राशि के माध्यम से पता लगती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। एक ज्योतिषी को सामने वाले की मन की गहराई में उतरना है। बहुत लोगों को लगता है कि लोग जमीन जायदाद मकान पूछने आए हैं। मैं उल्टा कहता हूँ, लोग अपने मन के बारे में पूछने आए हैं। हर आदमी अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति बहुत उत्सुक है कि मेरे अंदर जो ये विचार आ रहे हैं इसका सोर्स क्या है, इसका मैं क्या करूं, मैं राइट हूं कि मैं रॉन्ग हूं, ये जो मेरे अंदर थॉट्स आते हैं ये मुझे गलती तो नहीं करवा देंगे कहीं। उसके जीवन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये मन है। मन को समझना बहुत बहुत टिपिकल प्रतीत होता है। इसलिए ज्योतिषी को मन की बातें बताने का प्रयास करना चाहिए कि उसके मन में इस तरह के विचार आते हैं। आप देखना वो मान जाएगा, वो कहेगा दैट्स ए रियल एस्ट्रोलॉजर। बाकी एस्ट्रोलॉजर सब बात नहीं कर रहे हैं, यही आदमी है जो मेरे मन की बात कर रहा। तो मन की बात चंद्रमा के द्वारा ही की जाती है। चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठे तो क्या होगा, उसका मन किस तरह का होगा, इस बात को भी हमें समझना होगा। फिर तो बात की बात है कि आप माँ को भी ले आओ, फिर तो बात की बात है कि आप अन्य चीजों को भी ले आओ साथ के साथ में जीवन में। एक चीज पकड़ में आ गई, बाकी को पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने कल बताया था चंद्रमा पीड़ित है कि चंद्रमा खराब है कि चंद्रमा अच्छा है। आपने तीन चीजों से इसको समझ लेना है। अगर लगन में चंद्रमा प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो एक सूत्र नोट कर लो। चंद्रमा कुंडली के जिस भाव में भी जाएगा, या ये लिख लो कि कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर भी जाएगा उस स्थान को ही ब्यूटीफाई करने का कार्य करेगा। ब्यूटीफाई का करने का मतलब सुंदर बनाने का कार्य करेगा, उसके अंदर वैल्यू एडिशंस का करने का काम करेगा। ये चंद्रमा का प्रमुख कार्य है। जैसे भी हैं हम, प्रकृति ने हमें बनाया है, हम सुंदर हैं, उसके बावजूद स्त्री हो या पुरुष वो सजना बड़ा अच्छा उसको लगता है, संवरना उसे बड़ा अच्छा लगता है। हम बाल बना के रखते हैं, हम अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, हम चेहरा धोते हैं, साबुन लगाते हैं, वो फिर भी बस में नहीं रहता तो फिर हम ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं। कोई से सोने की गले में चैन पहन ली, किसी ने बढ़िया डायमंड रिंग्स पहन ली, कुछ अपने आप को सजाते हैं, तरह तरह से सुंदर वस्त्रों के द्वारा सजाते हैं। ये अपने आप को संवारने का की जो कला है ये चंद्रमा से आई। फिर जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम कहते हैं यार खाना जो हो ना वो बिल्कुल ऐसा हो कि देखते ही भूख लगाए बस।
मन ललचा जाए, इस तरह से सजाया हुआ, इस तरह से संवारा हुआ, और जैसे ही मैं जीवा पर रखूं, मन आनंदित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। तो भोजन का उद्देश्य पेट भरने से भी ज्यादा जरूरी है मन को आनंद देने का। जो लोग इस आनंद को प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन के आनंद को, अब मैंने बात कुछ और कह रहा हूं, भोजन तो हम सभी लोग करते हैं, पर भोजन का आनंद कितने लोग उठाते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा चंद्रमा कितना शक्तिशाली है। क्या हम अपने टेस्ट के अनुसार चीजें बनवाते हैं घर में, कि थोड़ा मिर्च ज्यादा डालो, थोड़ा नमक कम करो, थोड़ा फलाना ये करो, थोड़ा ढिमकाना ये करो, इसमें थोड़ा सा फलाने का तड़का भी डाल दो, इसमें थोड़ा हींग भी डाल दो। अपने टेस्ट के अनुसार खाना बना। होटल में तो अक्सर हम कर लेते हैं, घर में अक्सर हम लोग नहीं करते, जैसा बनता है वैसा खा लेते हैं। तो ये जो एरोमा है, भोजन का जो एरोमा है, भोजन का जो ये टेस्ट है, जो जीवा के माध्यम से हमारे मन तक पहुंचता है, ये सारा का सारा चंद्रमा के द्वारा। जिनका चंद्रमा जितना पीड़ित होगा, खराब होगा, उनका उद्देश्य पेट भरना होगा। जिनका चंद्रमा अच्छा होगा, वो हमेशा ये सोचते हैं आज कड़ी तो बनेगी, पर कड़ी को नए स्टाइल से बनाएंगे। अच्छा, पहाड़ी कड़ी खाई है? नहीं, नहीं खाई, तो उसको खाना है। हिमाचली कड़ी खाई है? नहीं खाई, उसे खाना है। अरे गुजराती कड़ी भी खा लो कभी। आप पॉइंट समझ रहे हैं? उसका चंद्रमा जिंदा है, जीवित है, उसके चंद्रमा में बल है। अब चंद्रमा का बलाबल कैसे समझे? चंद्रमा जितना सूर्य के नजदीक रहेगा, सूर्य के साथ रहेगा, उतना कमजोर। पर जहां पर आपका सूर्य बैठा हुआ है, अगर उससे आगे के 4 भाव क्रॉस कर जाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा वैसे भी बली माना जाए। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड मैं कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए। बलवान होगा चंद्रमा तो सजने में, खाने पीने में, उसके ना टेस्ट डेवलप होंगे। चाहे बेशक वो खादी पहनता हो, पर खादी का भी उसका अपना ही ब्रांड होगा। चाहे बेशक वो कॉटन पहनता हो, पर कॉटन का भी उसका अपना एक स्पेशल ब्रांड होगा। उसका एक टेस्ट डेवलप होगा। कई लोग कहते हैं ना हमारा टेस्ट डेवलप नहीं है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अपने को तो कुछ भी मिल जाए, बस खाने से मतलब है, अपने को भूख मिटाए, इससे ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। ये चंद्रमा की कमजोरियों का प्रदर्शन है। अगर चंद्रमा पहले भाव में जाएगा, तो पहले भाव में उसकी मुलाकात किससे होगी? वहां पे 2 लोग हैं, सूर्य, मंगल। देखो अब आपको रट गया ना ये। जब तक ये पूरे के पूरे 9 ग्रह होंगे ना, ये इतना मैं घुसा दूंगा कि सब कॉन्शियस ब्रेन में चला जाए, और आप कहेंगे अब तो हमारे दिमाग पे जोर ही नहीं लग रहा। जैसे ही पहला भाव आता है, हमें तुरंत समझ में आ जाता है सूर्य और मंगल खड़े हैं जी यहाँ पे दरवाजे पे। अब आपने तो कल्पना मात्र करनी है कि सूर्य और मंगल उसके मित्र हैं, शत्रु हैं, क्या हैं। और जब वो प्रवेश कर रहा है पहले भाव में, तो उसका वेलकम होगा कि रिजेक्शन होगा? सिंपल। तो आप में से सभी जानते हैं कि भाई सूर्य भी मित्र है, मंगल भी मित्र है, तो रिजेक्शन का तो मतलब ही नहीं है। तो लगन का चंद्रमा यहां पर
आनंद की स्थिति में होगा, क्योंकि वो किसके घर आया है? दो परम मित्रों के घर में उसने प्रवेश किया है। और अभी सूत्र क्या समझाया था कि चंद्रमा जिस भाव में जाएगा उस भाव को ब्यूटीफाई करेगा। आपका पहला भाव क्या है? पहला भाव है आपका शरीर, आपका चेहरा, जो फेस आपका, जो आप संसार में फेस दिखाते हो, अपना चेहरा दिखाते हो, यही कुंडली का पहला भाव है। यहीं पर बैठा हुआ ग्रह डिसाइड करता है कि आप सामने वाले को फेस कैसे करते हैं, सामने वाले के आप जाकर के कैसा प्रदर्शन करते हैं। अब चंद्रमा बैठा होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? मुस्कुरा के मिलेगा, हमेशा उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी, सौम्यपन होगा। पर मन कैसा होगा? चंचल होगा। मन में चंचलता व्याप्त, इमोशनल होगा। उदाहरण दे दूं, भगवान श्री कृष्ण जी के कुंडली में लगन पे ही चंद्रमा बैठे। अब उनको कैसे माना जाता है? कहते हैं ना, मनमोहक रूप है तेरा। उनके सौंदर्य का कितना गुणगान गाया जाता है, जबकि वो सांवले हैं। उसके बावजूद उनका सौंदर्य ऐसा है कि जो उनको देखता है वो उनके पीछे हो जाए। बांके बिहारी मंदिर जी में, बांके बिहारी जी मंदिर में तो ये मान्यता है कि पर्दा लगा के रखो, किसी के नयन ज्यादा देर तक मिल जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मोहित हो जाए और फिर गाना चल जाए कि वृंदावन लौट के वापस ना आऊंगी, है पिया जी मैं वृंदावन जाऊंगी और लौट के वापस ना आऊंगी। क्या चीज है ये सम्मोहन? तो लगन पे बैठा हुआ चंद्रमा आपको एक अट्रैक्टिव फेस देता है, मीन्स शार्प फीचर्स। इसका मतलब ये नहीं कि रंग गोरा होगा। रंग गोरा करने का काम तो बुध करता है, शुक्र करता है, सूर्य करता है। ये प्लेनेट है जो रंग को गोरा बनाते हैं, ये ध्यान रखना। परंतु चंद्रमा कितना गोरा करेगा, कितना काला करेगा, डिपेंड्स ऑन कि वो किस तिथि का है, किस तिथि का है, कमजोर है या बलवान है। अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है, निश्चित रूप से बहुत मस्त। अमावस्या का हो गया, लगन पे ही सूर्य साथ में बैठ गया, चंद्रमा तो आ गया, अब अमावस्या हो गई है, मामला गड़बड़ा गया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। ये मत कहना गुरुजी ने कहा था चंद्रमा पहले भाव में बैठेगा तो ब्यूटीफाई कर देगा। ब्यूटीफाई जरूर करेगा, पर रंग का ब्यूटिफिकेशन के लिए चंद्रमा को देख लेना कि कौन सी तिथि का चंद्रमा। वैसे याद रखने के लिए छठी तिथि, यानी कि पूर्णिमा के छठे दिन के बाद से चांद की रोशनी कम होना शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा पर पूरी होती है, जब पूर्णिमा से आगे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, उसके बाद से रोशनी कम होना शुरू हो जाएगी, लगातार घटती रहेगी और अमावस्या पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अब अमावस्या से आगे कब रोशनी बढ़ेगी? फिर वही 6 का नंबर याद रख लो, षष्ठी। रोशनी तो पहले आना शुरू हो जाएगी, पर इतनी रोशनी जो हमारे ज्योतिष में जिसको चंद्र बल माना गया है, वो छठी तारीख यानी कि छठी तिथि के बाद से आएगी। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। अब अपने जब कुंडली खोलते हैं तो पता चलता है कि आप किस तिथि वार को पैदा हुए थे। उस तिथि में देख लो कि किस तिथि में पैदा हुए थे, तो चंद्रमा का बल कितना है कितना नहीं, ये चीज वहीं से पकड़ में आ जाएगी आप। फिर देखना, अगर आपका चंद्रमा बली है, मान लो 10वीं तारीख को, 10वीं तिथि में हुआ है, एकादशी में हुआ है, द्वादशी में हुआ है, आप पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते चंद्रमा की तरफ में हुए हैं,
अब चंद्रमा जिस भाव में भी बैठेगा कुंडली के, उस भाव को उतना ही ज्यादा उभार देगा, उतना ही ज्यादा ब्यूटीफाई करेगा। और जितना अमावस्या की तरफ दौड़ रहा है, ब्यूटिफिकेशन के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। है ना कितना आसान सूत्र। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो चंद्रमा को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें क्या समझना होगा? पहले भाव का चंद्रमा, चंद्रमा तो हमारी माँ है। किसी कारण से भी पक्ष से कमजोर हो जाए चंद्रमा, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसका भी लगन में चंद्रमा हो, हमेशा अपनी माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ में माँ को कहें कि कोई चांदी की डिब्बी में बासमती चावल, जिसमें से कोई भी चावल टूटा हुआ ना, वो अपनी माँ से लेकर के सदैव अपने पास रखें। ये काम नहीं कर सकते तो अपनी माँ को कहें कि मुझे मोती खरीद के ला करके दे दो। अपनी माँ के हाथ का मोती जो आपकी मदर खरीद करके लेके आई हो, वो अपने पास धारण कर लीजिए। इतने आसान आसान उपाय हैं। इन छोटे छोटे उपाय को करने से लगन का चंद्रमा किसी रूप से भी कमजोर पड़ रहा हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है, उसके नेगेटिविटी नहीं आती है। समस्या तो जब बनती है जब उसके साथ कोई पापक ग्रह साथ में बैठ जाता है, उसका विश्लेषण हो जाएगा। अगर लगन पर बैठा हुआ चंद्रमा किसी अन्य पापक ग्रह से पीड़ित हो जाएगा तो फिर ये मानसिक कष्ट देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा। अब मेंटल स्ट्रेस देगा तो मैंने क्यों कहा मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर ज्यादा देगा? तो आपको शरीर के अंग पता होना चाहिए, उनका कुंडली के भावों के साथ कनेक्शन पता होना चाहिए। ये पहला। दूसरा हमारे कंधे, तीसरा, चौथा हमारी छाती, पांचवा हमारा हृदय, थोड़ा सा पेट, अपर पेट, फिर लोअर पेट जहां पर लीवर पेनक्रियाज वगैरह हैं, हमारी आंतें हैं, वो छठा है। सातवां हमारा यूरिनरी सिस्टम, बट नॉट प्राइवेट पार्ट्स, बट नॉट जेनाइटल ऑर्गन्स इंक्लूड इन द 7th हाउस। वो आएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स, हमारा टॉयलेट बाहर जाने का रास्ता, ये सब अष्टम में आ जाएंगे। 9वां भाव कमर से नीचे का पार्ट यानी हमारी जंघाएं, और 10वां हमारे घुटने, और उससे घुटनों से नीचे पिंडलियां 11वां, और बिल्कुल जो पांव है हमारे पैर हैं वो 12वां। तो जब भी आप ये चीजें देखें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर लगन पर बैठा हुआ चंद्रमा खराब है किसी भी कारण से, उसको तो हम जितनी बार डिस्कस कर लें बात वही है, तो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डेंट मारने का काम, हमारे चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कुरूपता छोड़ने का काम हो सकता है, और हमारे मन को कष्ट हो। एक तो ये तरीका है समझने का। अब दूसरा तरीका चंद्रमा को समझने का। लगन क्या है? लगन है कुंडली का सिंहासन। जो भी ग्रह लगन बन करके बैठेगा, यानी कि जो भी ग्रह पहले भाव में बैठेगा, वो समझो सिंहासन पर बैठा है, कुंडली के सिंहासन पर बैठा है। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा? जो भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा उसको तो वैसी ताकत बढ़ जाती। सूर्य और मंगल दोनों प्रसन्न हो जाते हैं।
अपने मित्र को सिंहासन पर बिठा कर। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है और मंगल सेनापति। ये आपस में एक दूसरे को बहुत लाइक कर, एक दूसरे के पास होने से सेफ महसूस कर। तो लगन पर बैठे हुए चंद्रमा को बचाने के लिए कि कोई दूसरा ना दिक्कत दे दे, सूर्य और मंगल अपनी तरफ से जी जान लगाते हैं जब भी लगन पर चंद्रमा बैठा हो। और ऐसे में सूर्य चाहता है कि बृहस्पति मदद करे। तो हमारी बात मसनूई ग्रह की जब चलती है, तो जब सूर्य और बृहस्पति दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो चंद्रमा का निर्माण होता है। जैसे सूर्य और शुक्र के मिलने से क्या निर्माण हुआ था, याद है ना? बृहस्पति। बृहस्पति। ऐसे ही चंद्रमा का याद रख लो कि सूर्य और बृहस्पति के मिलन से चंद्रमा पैदा हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य? हमें ये भी देखना है, अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है, कि सूर्य अच्छे का कंसेप्ट तो कल भी बताया था मैंने आपको। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है और बृहस्पति अच्छा है, ध्यान रखना, सूर्य अच्छा बैठा है और बृहस्पति अच्छा बैठा है। अब चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ भी बैठा हो, उसको इतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। वह क्रिस्टल क्लियर काम। बृहस्पति स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, अब आपने शनि के साथ बिठा दिया चंद्रमा को। अभी तक तो हमने चंद्रमा और शनि के बड़े नेगेटिव पॉइंट्स कसे थे, पर पता चला शनि चंद्रमा साथ तो होंगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं। राहु चंद्रमा साथ तो बैठे हैं कुंडली के अंदर, और बंदा तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, बंदा तो मस्ती ले रहा है, अपनी फर्स्ट क्लास मस्ती ले रहा है। वो कह रहा है मुझे तो टेंशन होती नहीं। पंडित जी कह रहे हैं कि भाई राहु चंद्रमा तेरा साथ है, चंद्र ग्रहण हो गया, तेरा मन में ये गड़बड़, तेरे मन में वो गड़बड़। कह रहा है नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ भी, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। मैं अपना टेस्टी खाना खाता हूँ, मनपसंद घूमने जाता हूँ, फिरने जाता हूँ। आप कह रहे ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल क्योंकि आपने चंद्रमा को ढंग से अध्ययन नहीं किया। आपके सामने जो बनी बनाई खिचड़ी आई, आपने तुरंत लपक लिया कि राहु चंद्रमा देखा और टूट पड़े उसके ऊपर ग्रहण समझ करके। तो लाल किताब के माध्यम से देखो चाहे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से देखो, जब हम सूत्र नहीं याद कर पाते, जब हम लॉजिक नहीं समझ पाते, तो किसी से भी देख लो गलती होगी होगी। चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी देख लो, चाहे जैमिनी देख लो, सबका एक ही कंसेप्ट है कि लॉजिक समझ में आया नहीं, सूत्र पूरे समझे नहीं, जो सबसे आसान था वो पकड़ लिया, बाकी को समझा नहीं, गलती होगी ही होगी। कोई भी ऐसी विद्या ज्योतिष में नहीं है कि हाथ लगा और तुरंत काम हो जाए। अभ्यास करना है, लॉजिक को क्लियरली समझना है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो लाल किताब ने खुद ही फार्मूला दे दिया कि भाई सूर्य और गुरु अगर अच्छे बैठे हैं तो चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो वो खराब नहीं होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएंगे। अब इसका उल्टा ले लो, चंद्रमा तो उच्च का बिठा दो। अब चंद्रमा उच्च का कहाँ होगा? सेकंड हाउस, ये याद रखना। तो भाई उच्च के चंद्रमा की तो बड़ी तारीफ हुई है, पर अगर यहाँ पर इस कुंडली में सूर्य पिट जाए, कमजोर हो जाए, बृहस्पति कमजोर हो जाए, चंद्रमा जी का हो गया। उच्च का हो करके भी वो आदमी बावलो जैसी हरकतें करेगा, फिर आप कहोगे यार ये उच्च का चंद्रमा कोई खास मजा नहीं देता, ये तो खास नौकरी भी नहीं कर रहा, ये तो अपना गुजारा चला रहा है।
गुरुजी ने समझाया था कि चंद्रमा जितना अच्छा होगा, पैसे की तो नदी बहती है उसके घर में। अब यहाँ तो बेचारे के पास सूखा नाला पड़ा हुआ है, जिसको तो पैसे ही मिलने मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी तो बेचारे के साथ झंझट ही बहुत ज्यादा है। ये सब चीज क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस सूत्र को अवॉइड कर दिया। जो लाल किताब में मसनूई ग्रह का जो कंसेप्ट है वो क्रांतिकारी है। मैं उसे कहता हूं, अगर आपको प्रेडिक्शन सीखनी है तो ये मसनूई ग्रह के कंसेप्ट को अगर आपने क्लियरली समझ लिया तो लाल किताब में आपको तकलीफ नहीं आएगी। अन्यथा आप लाल किताब के वो सूत्र रट रट के फंसे रह जाएंगे और बात नहीं बनेगी। मसनूई को पैरेलली आपने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया चार्ट के अंदर तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहले भाव का समझ गए, पहला भाव फर्स्ट। आपने पहले भाव में अपनी माँ को प्रायोरिटी दे दी कि चंद्र सिंहासन पे बैठा है, अर्थात अपनी माँ को सर पे बिठा के रखना। सर पे बिठा के रखने का तात्पर्य क्या होता है कि माँ की आज्ञा सर्वोपरि, माता का कहा नहीं टालना, जहां तक प्रयास हो सके माता को खुश रखना। पहले भाव के चंद्रमा की हो गई रेमेडी। अब चलते हैं दूसरे भाव के चंद्रमा पर। फिर वही लॉजिक, यहां कौन मिलेगा? यहाँ पर बृहस्पति मिलेगा और यहाँ पर शुक्र मिलेगा। बृहस्पति तो वेलकम करेगा, शुक्र वेलकम नहीं करेगा। पर समस्या ये है कि दूसरा भाव शुक्र की राशि का है, तो शुक्र की राशि को प्राप्त करके चंद्रमा अति प्रसन्न अवस्था में चला जाता है, इसीलिए उच्च का चंद्रमा कहलाता है। आप ध्यान रखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्रह की अति प्रसन्न अवस्था क्या होती है, तो आपने कहना है जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है, तो अति प्रसन्न स्टेज में। और अति प्रसन्न स्टेज का जो भी कोई ग्रह होगा वो देने में बिलीव करता है, बहुत ज्यादा देने में बिलीव करता है, थोड़ा मोड़ा नहीं देने में, ज्यादा। और जितना ग्रह दुखी होगा उतना ही कम से कम देगा, स्ट्रगल करवा करके देगा, तरसा तरसा के देगा, तड़फा तड़फा के देगा। देखो कितना आसान सूत्र बता दिया आप। यही देख लिया करो कि कौन सा ग्रह दुखी है कौन सा सुखी है, इसी कंसेप्ट को पकड़ के चल दो आगे, सारे ग्रह समझ में आ जाए। जो दुखी हो उसको राउंड लगा लो कि महाराज जी दुखी हैं, इसको रेमेडी करो, इनको थोड़ा सुधारो, इनको ठीक करो, इनको प्रसन्न करो, तो हमें वहां से रिलीफ मिलेगा। और जो ऑलरेडी प्रसन्न अवस्था के हैं, समझ जाओ ये हमारा स्ट्रेंथन पॉइंट है। अगर आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ पता लगानी है कुंडली की, तो ऐसे पता लगा लो। जो भी प्रसन्न अवस्था के ग्रह हैं या अति प्रसन्न अवस्था के ग्रह हैं, वही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। अब रियल स्ट्रेंथ का मतलब, ये स्ट्रेंथ हमें परमात्मा से मिली है, पर कुछ तरह की स्ट्रेंथ को हम लोग डेवलप करने का भी काम करते हैं। जो राजयोग के अंदर हो जाती हैं चीजें, जो ग्रह राजयोग फॉर्मेशंस में आ जाते हैं, जो ग्रह परिवर्तन में आ जाते हैं, जो ग्रह अच्छे संबंध बनाने की उसमें आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड गुण हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग ज्योतिष में इसलिए आ जाते हैं कि उनका अपना पहले का कोई काम चल नहीं रहा होता, या वो बाकी के धंधों से फेल होकर के आ जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा कुछ नहीं है तो बोला ज्योतिषी बन जाएंगे।
उनको लगता है ज्योतिष बनना ही सबसे आसान काम है दुनिया का, है ना? तो भाई ऐसा नहीं है। वो तो उनको आटे दाल का भाव जब मालूम होता है, जब वो घुसते हैं और उनका मुकाबला लोगों से होता है, फिर कहते रहे यार ये तो बड़े गलत फंसे हम तो, कहाँ फंस गए। इतना जपाड़ होता है, डॉक्टर से भी ज्यादा पढ़ाई है इसमें तो, ऐसे कैसे हो जाएगा। यही कारण है लोग बहुत सारे ज्योतिष सीखते हैं पर बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे ही प्रैक्टिस में घुसते हैं भाग खड़े। 20 से 25% ज्योतिषी ऐसे होते हैं जिनकी कुंडलियों में ज्योतिषाचार्य उनको भगवान बना के भेजता है, और जिसे वो एक सेवा का रूप लेते हैं कि भाई सेवा करूंगा मैं लोगों की, मैं लोगों में, वो अपनी बड़ी रुचि दिखाते हैं कि लोगों की समस्या को कैसे मैं एंटरटेन करूं, मैं कैसे लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा समझाने में कामयाब रहूंगा कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है। वो ही रियल ज्योतिष। आप लोगों ने अपने आप को अभ्यास के माध्यम से तो आगे लेके आना ही आना है, पर सोच में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। हम बड़े उत्सुक रहते हैं कि फलानी बात बता दो, फलाना कॉम्बिनेशन सिखा दो। उसके लिए कई बार हम इरिटेट भी हो जाते हैं कि हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं मिला। मैंने पूछा है कि ये फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा है, तो इसका जवाब क्यों नहीं मिला। नहीं, इरिटेशन होती है। इस इरिटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है ज्योतिषी बनने के लिए। ये अनवरत चलने वाली यात्रा है। हमारी सोच में कमी है, इसलिए हमारे अंदर इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो। आज ही अभी पकड़, ऐसा नहीं। सहज भाव से इसको लेकर के चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। सेकंड भाव का चंद्रमा क्या करे, तो याद करो सेकंड हाउस का गुण क्या है। सेकंड हाउस क्या है? वाणी है, कम्युनिकेशंस है आपकी, आपका कुटुंब है, आपका धन है। अब यहां पर सावधान हो जाओ। केवल ये नहीं कि दूसरे भाव में चंद्रमा देख लिया, जा भाई तेरा तो उच्च का हो गया। सारी चीजें देखनी है। सूर्य से कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, यानी कि वो पक्ष बली है कि नहीं है। अगर पक्ष बली है, किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, किसी पाप ग्रह के द्वारा तो दृष्ट नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे भाव में तो आपने चंद्रमा बिठा दिया सामने, बिल्कुल शनि जी महाराज बैठे हैं 8वें में, क्योंकि वहां से वो देख लेगा शनि। अब जो शनि देख लेगा तो चंद्रमा का पानी तो सूख जाएगा। और आपने परीक्षण कर दिए तो लाखों करोड़ों में खेलेगा, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा था वैसे ही उच्च का ग्रह में तो एसेंस है, बड़ा पॉजिटिव एसेंस है। पर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ करके अच्छा है, किसी तरह के पाप प्रभाव में नहीं है, मजबूत है, तो ये चंद्रमा कुटुंब को उतारने वाला है, कुटुंब का नाम रोशन करने वाला, धन की नदी घर में प्रवाहित करने वाला, और बहुत ही सॉफ्ट बोलने वाला। उसे पैसे की परवाह करने की जरूरत नहीं है। सहज गति से धन को प्राप्त कर, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से धन आता है। एक जगह से नहीं देगा, कई जगह से धन देगा। ये चंद्रमा की खासियत होगी। अब यहां पर अगर गड़बड़ा जाता है तो ये समझो ये चंद्रमा मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर के स्थान पर बैठा, कुटुंब स्थान के अंदर बैठा हुआ है। अब क्या है कि लाल किताब की कुछ तो टेक्निक ऐसी हैं कि भाई चंद्रमा कहीं बैठ जाओ, चंद्रमा से पीड़ा अगर आ रही है तो माँ की सेवा, या किसी के पास माँ नहीं है अवेलेबल, माँ दूर रहती है, या भी
स्वर्गवास हो गया है। तो माँ जैसी कोई अन्य स्त्री, हमारी नानी भी, हमारी दादी भी, ये सब बुजुर्ग महिला या माँ जैसी महिला ये चंद्रमा ही है। उनका आशीर्वाद भी लेने से चंद्रमा अपना अच्छा परिणाम देने लगता है। अगर वहां से भी बात ना बनती हो, आपको लगे भाई नहीं, मजा नहीं आ रहा, तो चंद्रमा माँ शक्ति, माँ पार्वती है। माँ पार्वती चंद्रमा है। माँ पार्वती के किसी भी रूप का, माँ गौरी का ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से आपका चंद्रमा बलवान होता है। या ये समझ लीजिए, शक्ति की पूजा करने से चंद्रमा बलवान होता है। माँ के शक्ति वाले रूप का गुणगान करने से चंद्रमा बलवान होता है। और जिन लोगों का अमावस्या का चंद्रमा हो जाए, यानी कि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे ही बैठ जाएं, इनको तो माँ चंडी का पाठ करना चाहिए, माँ चंडी की साधना करनी चाहिए, माँ चंडी की उपासना करनी चाहिए। उनको चंद्र को बल प्राप्त, या तो स्वयं की माँ या देवी माँ आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। तीसरा कौन है? तीसरा है गंगा जल। गंगा जल कहां से आया है? भगवान शिव की जटाओं से आया है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मन को कंट्रोल में किया, हमेशा सहज हैं, सरल हैं, कभी जल्दबाजी में नहीं है, बड़े शांत चित्त हैं। इसीलिए उनको अक्सर मेडिटेशन की स्टेज में दिखाया जाता है। स्थिर भाव, चित्त की स्थिरता अगर समझनी हो तो भगवान भोलेनाथ का चित्त, कि चित्त शांत है, बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है, कोई किसी प्रकार की चंचलता नहीं। भगवान शिव का ध्यान करने से, भगवान शिव का मेडिटेशन करने से और भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाला जल यानी कि गंगा जल को अपने घर में रखने से, गंगा जल में स्नान करने से, गंगा दर्शन करने से, गंगा तीर्थ पर जाने से, वहां पर पुण्य तिथियों में स्नान करने से चंद्रमा बलवान होता है। चांदी के बर्तन में भोजन करने से, चांदी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने से चंद्रमा बलवान होता है। बेल पत्र का पेड़, बिल्व पत्र होते हैं, आजकल गर्मी में बड़ा अभी पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनको डायरिया हो जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया औषधि है बिलवादी चूर्ण, तो डायरिया के में बड़ा अच्छा फायदा देता है, बड़ा ठंडा होता है। बेल का शरबत पीने का भी मौसम आ गया है। अगर जिनके पेट में गर्मी ज्यादा बनती हो, उनको बेल का जूस पीना चाहिए। और अगर भाई शुगर की प्रॉब्लम है तो बेल का चूर्ण लेना शुरू कर दीजिए, तो गर्मी शांत होती है। चंद्रमा का एक उद्देश्य आपके जीवन में शांति है, शीतलता है और प्रेम रस है। आपने देखा है कभी मौसम बड़ा अच्छा हो जाए, सुहावना हो जाए, अचानक से बरसात हो जाए और आप पिकनिक पे गए हुए हो, आनंद देख रहे हो और आपको कोई नुकसान ना हो, तो आप कह रहे वाह वाह, मजा आ गया, आज तो रस बरस रहा है। ये जो रस है ना, ये चंद्रमा है। चंद्रमा का कार्य यही है, शांति देना, शीतलता देना, आपको रसमय बनाना।
आनंदमय बनाना, ये चंद्रमा का ही कार्य है। ऐसे जो भी कार्य है जिनसे शांति मिलती हो, जिससे शीतलता मिलती हो, जिससे आनंद मिलता हो, वो सभी क्रियाएं चंद्रमा की क्रियाएं। मैं यहाँ पर एक नाम लूंगा प्राणायाम का। चंद्रमा पीड़ित होने पर प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो हम नाकों से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन बृहस्पति का काम करती है, परंतु जो प्राणायाम की तमाम क्रियाएं, चाहे वो नाड़ी शोधन हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे वो भ्रामरी हो, चाहे उद्गीत हो, आप ये सारा का प्रत्येक प्रकार का प्राणायाम ये चंद्रमा का है। जब आप प्राणायाम को विधि विधान से करने लग जाते हो तो चंद्रमा, शरीर के अंदर का चंद्रमा तुरंत बैलेंस हो जाता है। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार में 12 विधियां होती है ना, 12 पोजेस होते हैं, ऐसे ही चंद्र नमस्कार भी होता है। आज चंद्र नमस्कार कैसे करते हैं, गूगल पे जाकर के ढूंढिएगा या योग की पुस्तक में ढूंढिएगा। मैं ऐसी रेमेडीज बता रहा हूं जो लाल किताब में बेशक नहीं लिखी, पर निश्चित रूप से फ्रूटफुल है और तुरंत असर दिखाती है। अब ऐसे में चंद्रमा किसी भी भाव में जाकर के आपको परेशान कर रहा हो, कमजोरी के कारण हो, पीड़ित हो, प्राणायाम बता दो। प्राणायाम उन्हें कहो कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा कम से कम प्राणायाम बता दो, तुरंत रिलीफ मिलेगा। शरीर में पित्त बढ़ गया हो, शरीर में गर्मी हो गई हो, तुरंत अनुलोम विलोम बताना शुरू करो, वहीं पर गर्मी बैलेंस हो जाएगी। अगर सिर में दर्द हो जाए ना तो चंद्रभेदी प्राणायाम करना शुरू कर दो, यानी कि श्वास चंद्रमा से आने जाने शुरू। आपका सर का दर्द विद इन 2 मिनट 3 मिनट, दवा भी शायद लेट असर करे आपका, एलोपैथी की दवा भी शायद 5 से 10 मिनट लगा दे, प्राणायाम उससे पहले असर दिखा देगा आपके ऊपर। ये है चंद्रमा की ताकत। ये वाला जो नासिका है, राइट हैंड वाला नाक, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा चंद्रमा को प्रसन्न करता है। जब प्रेम की बातें करें हैं तो नाक से सांस देख लिया करें, अगर चंद्रमा से आ रही हो तो ही प्रेम की बातें फ्रूटफुल रिजल्ट देती। सूर्य नासिका चल रही हो और आप बात कर रहे हो अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से, झगड़ा होने के फुल चांस। देखो आज कितना सूत्र बता दिया है। और अगर श्रीमती आपके राइट साइड में खड़ी हो ना, आपका सूर्य चल रहा हो, राइट साइड में खड़ी हो ना, तो पहले उसको लेफ्ट में कर दो। राइट में खड़े होकर झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल भी बात ही नहीं करनी है ना, तुरंत लेफ्ट में कर दो। इधर है, पत्नी का अधिकार कहाँ पर है, आपके हृदय पर। हृदय का नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ जेब पर। जेब कहाँ होती है, जहां पर हृदय होता है ना। तो हृदय याद नहीं रहेगा क्योंकि कई बार नहीं निकलता मुंह से कि हृदय, तो आप याद रखो जेब वाली साइड, पत्नी को जेब वाली साइड पे। आप ये ध्यान रखिएगा, ये संबंधों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक। पति पत्नी में कई बार हमारे पास आते हैं, बोला जी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कमाते भी अच्छे हैं, बात करते झगड़ा हो जाता है। किस बात पे झगड़ा हो जाता, बोले ये तो हमें ही नहीं पता चलता किस बात पे झगड़ा हो जाता है, वो तो हम अगले दिन सोचते हैं कि झगड़ा था किस बात का, तो बेमतलब का झगड़ा था। तो ये सूर्य स्वर और ये चंद्र स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी झगड़ा हो जाए पत्नी को कहो मैं 2 मिनट के बाद बात करता हूँ, अपना चंद्रमा स्वर चलाना शुरू कर दो, है ना। सूर्य से नाक से सांस लो
और चंद्रमा से छोड़ दो। सूर्य से लो, चंद्रमा से छोड़ो, चंद्रमा से वापस नहीं लेनी, बस सूर्य से लो, चंद्रमा से छोड़ो, सूर्य से लो, चंद्रमा से छोड़ो, तुरंत मन शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपका मन शांत हो जाए, बस साइड चेंज कर लेना, कुछ कहने सुनने की जरूरत, वही मामला दब जाएगा, वही मामला रफा दफा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, बीपी बढ़ रहा हो, क्योंकि बीपी में भी चंद्रमा का रोल है, क्योंकि लिक्विड है ना, तरल है खून, तुरंत चंद्र स्वर चला लिया करो। रात को नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं, थोड़ी देर बैठ करके चंद्र स्वर चला लो। जैसे ही चंद्रमा का स्वर सेट हो जाएगा, नींद आ जाएगी बिना किसी दवा के। जिन लोगों को चंद्रमा 12वें में होता है, हम कहते हैं ना नींद की समस्या है, क्यों समस्या है? उनका जो है राइट ज्यादा चलता रहता है, इसलिए जब वो सोते हैं तो उनका दिमाग चक्करगन्नी की तरह चलता रहता है, मैथमेटिक्स चलता रहता है उनके दिमाग में। कल मैं क्या करूंगा, उससे मैं बात करूंगा, उसको मैं फोन करूंगा, मैं नींद कहाँ से आएगी? और उनको लगता है जैसे ही तू सोएगा कोई आफत आ जाएगी, तू जागता रहे, जागता रहेगा, तू अपनी रक्षा ढंग से कर पाएगा, इसलिए उनको नींद नहीं आती। बेचैनी इसी का नाम। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रात भर सो नहीं पाते हैं। गली में जरा सा कुत्ता भौंकने लग जाए, उसको लगता है कोई चोर आ गया, तू जागता रहे, पड़ोसी तो सो रहे, तू जाग। इस चक्कर में, दुनिया के चक्कर में वो सोता नहीं है ढंग से। और अगर चंद्र सवर चल रहा हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप ये समझ लीजिए, फिल्म चला के छोड़ दो टीवी में, वो एक तरफ गद्दे में बढ़ जाएगा, वो वहीं सो जाएगा। क्या कारण है कि बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है? बच्चे देखे होंगे ना, टीवी चलते चलते भी सो जाएंगे, फिर माँ बाप उनको उठा के गोदी में जाएंगे, भाई अरे ये तो सो गया, ये तो यहीं सो गया, ये तो यहीं पसर गया। उन्हें कोई कमरा हो, नीचे हो, फर्श पे भी सो जाएंगे, वो कहीं बढ़ जाओ वहीं पसर जाएंगे जाकर के। कारण क्या है कि उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक है बॉडी का। स्वर का समय होता है, कुछ समय वो सूर्य सवर चलेगा, कुछ समय चंद्र सवर चलेगा। सूर्य चलता चलता जैसे ही चंद्रमा में कन्वर्ट होता, बच्चे को नींद आना शुरू हो जाती और बच्चे का डिस्टर्ब नहीं होता। और जब हम बड़े होते चले जाते हैं, ये साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और जिन लोगों के शरीर में हम बोलते हैं गर्मी ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि 24 घंटे में जो हमारा सूर्य और चंद्र सौर चल रहा है, जो हमारा साइकिल चल रहा है, वो डिस्टर्ब है। उसमें सूर्य सौर ज्यादा समय चलता है, चंद्र सौर कम कम समय चलता है। सूर्य और चंद्र बराबर होना चाहिए, रात के समय चंद्रमा ही चाहिए। प्रेम की बात करनी है, किसी से समझौता करना है, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, किसी से अपने मन की बात मनवानी है, अपने मनोकूल करवाना है, तो चंद्र सौर चले। अगर किसी रिश्तेदार से झगड़ा नहीं करना चाहते, वो आ रहा है, वो कह रहा है मैं झगड़ा करने आ रहा हूँ, आप अपना चंद्रमा बैठ चला के बैठ जाओ, कुछ नहीं, वो लड़ाई होगी ही नहीं। वो 1 या 2 मिनट हल्ला गुल्ला करेगा, तीसरे मिनट बैठ जाएगा, वो कहेगा अच्छा चल छोड़ो, अगली पिछली बातें खत्म करो और आगे सोचो क्या करना है। वो आपका साथ देने लगेगा। ये है चंद्रमा की ताकत। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको हम डे टू डे रूटीन लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पति पत्नी के झगड़े हैं, मित्र मित्र के झगड़े हैं, दुकानदार और ग्राहक के झगड़े हैं, अगर आपको ये पता चल जाए ये आदमी फला राशि का है, और अगर फिर भी आप टैकल नहीं कर पा रहे ना उसको, तो यू आर ए फेल्ड एस्ट्रोलॉजर। गलती से भी किसी दूसरे की कुंडली मत देखो, क्योंकि आप टोटली फेल्ड आदमी हो, क्योंकि आप राशि तक को नहीं समझ पा रहे हो। और कहाँ देखना है? अपने घर में ही देखो यार, उन्हीं को तो टैकल नहीं कर पा रहे हो आप लोग, वही तो आपके लिए आफत बने हुए हैं। कोई कहता है मेरा बाप मेरी नहीं सुनता, कोई कहता मेरी औलाद मेरी नहीं सुनती, कोई कहता मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती, कोई कहता बच्चे हमारी नहीं सुनते। और कब से कर रहे हो ज्योतिष? 5 साल हो गए जी, 10 साल हो गए जी, झगड़े बरकरार हैं।
भाई क्या है राशि तुम्हारी पत्नी की? हाँ जी, राशि तो पता है। अरे राशि पता है तो इसका मतलब तुम कह रहे हो मैं मन को जानता हूं उनके, कि उनके मन में है क्या। और अगर हमें पहले ही पता चल जाए सामने वाला क्या चाह रहा है, या फिर हम वैसा स्वभाव नहीं बना सकते? सोच करो कोई मेहमान आए और आपको कोई दिव्य शक्ति से बता दे यार ये इसका मन तो इस समय कॉफी पीने का है, और आप तुरंत कहें सर मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आएंगे और कब मैं आपको कॉफी पिलाऊं। उसकी तो बेचारे की आत्मा ही तृप्त हो जाएगी, वो कहेगा अरे वाह, पट्टे ने वही बात कही जो मैं चाहता हूँ। अब वो झगड़ा कैसे कर लेगा आपसे? हो जाएंगे ना संबंध अच्छे। आप अपनी पत्नी के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे, पत्नी पति के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे, ज्योतिषी बने बैठे हो तुम 5-5 सालों से। तो भाई फील्ड एस्ट्रोलॉजर हो, अगर कोई ज्योतिषी उसके घर में कोई बात नहीं सुन रहा है, समझ लेना उसे पहली बात तो ज्योतिष आता नहीं। यहीं से पकड़ लिया करो, चंद्रमा से ही पकड़ लिया करो कि चंद्रमा का ज्ञान उस आदमी को कितना है। भाई कितने मर्जी राजयोगों को का उनको ज्ञान हो जाए, कोई लाभ नहीं देगा। हम आए हैं इस संसार में जीने के लिए, और ज्योतिष की विद्या हमें जीना सिखाती है, अच्छे तरीके से जीना सिखाती है। क्योंकि मृत्यु की सांस तो हमारी फिक्स हो गई थी जिस दिन हमने जन्म लिया था, पर इस पीरियड को, जन्म से लेके मृत्यु तक के पीरियड को रो रो करके काटना है कि हंस हंस के काटना है? इस जीवन को जीना है आनंद पूर्वक या बड़ी दुविधा में काटना है? ये हमारे हाथ में है। इसका ज्ञान अर्जित करना हमारे हाथ में है, और ज्ञान अर्जित करने के बाद उसका सही सही इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में है। तो चंद्रमा का तो इतना सुंदर प्रयोग है हमारे लाइफ के अंदर। इवन पुत्र संतान पैदा करना चाहते हो तो चंद्रमा का खेल है, नहीं सॉरी सूर्य का खेल है। पुत्री पैदा करना चाहते हो, चंद्रमा का खेल है। ये लड़का होगा कि लड़की होगी, स्वर तय करता है, सूर्य स्वर है कि चंद्र स्वर है। ये इतने गजब का फार्मूला है सूर्य और चंद्रमा का, ये तो बड़ा अद्भुत है। सूर्य चंद्रमा का गजब का तालमेल है, गजब का बैलेंस है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य और चंद्रमा बैलेंस है, भाई बस और किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जहां सूर्य और चंद्रमा बैलेंस होंगे, जुपिटर अपने आप ठीक है, और जहां बृहस्पति अपने आप ठीक होंगे, केतु ऑटोमेटिक ठीक है। ये ध्यान रखना, एक दूसरे से बंधे हुए पड़े हुए हैं। आपको इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सारे ग्रहों को ठीक करने के प्रयास में मत जुटो, बहुत सारे उपाय करने के प्रयास में मत जुटो। मुद्दे की बात को पकड़ लो, बात बन जाएगी। सबको सूर्य तो पता है शरीर में कहाँ है। हमारा सूर्य शरीर में कहाँ होता है? नाभि क्षेत्र, वो हमारा सूर्य है। बस पता नहीं होता तो एक का नहीं पता होता कि चंद्रमा कहाँ है। किसी को मालूम है हमारा चंद्रमा कहाँ है? वो किसी को मालूम नहीं। इसीलिए हमें जन्म पत्री का सहारा लेना पड़ता है, और जन्म पत्री हमें बता देती है कि हमारा चंद्रमा किस तरह का है। और जैसी मर्जी अवस्था का, ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, माँ भगवती की उपासना करना, अपनी माँ की सेवा करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये सारे के सारे उपाय चंद्रमा को बहुत अच्छा बनाने का साधन है। परंतु फिर भी हमें छोटे छोटे टोने टोटकों में फंसना अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है, कुछ उपाय लाल किताब में ऐसे हैं जो इफेक्टिव नहीं है। इस बात को लोग कहने से डरते हैं, पर मैं कहता हूं नहीं नहीं असर देते हैं, और हम उन्हीं चीजों के पीछे घूम रहे हैं। नहीं, कुछ उपाय बहुत कारगर है और कुछ उपाय कम कारगर है। इस चीज को हमें समझना, जितना जल्दी समझ ना बढ़िया। तो हमें समझ में आ गया कि अगर ग्रह किसी भाव में जाएगा तो किस तरह से, और उसके असर को कैसे हमने ठीक करना है। और पहले से ठीक है तो वैसे ही
एक तो जिसका चंद्रमा ठीक होता है और बैलेंस होता है ना, वो ज्योतिषी के पास वैसे ही नहीं जाके राजी। वो जब मजा ले रहा होता है, वो आनंद ले रहा होता है, वैसे काहे को करना उसको। उसके गलत विचार ही दिमाग में नहीं आ रहे होते, भविष्य के प्रति नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। हर चीज तो उसको आती हुई दिखाई देती है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, स्ट्रगल तो इतना होता ही नहीं उसके लाइफ के अंदर, है ना। ये तो ज्योतिष का धंधा इसीलिए चल रहा है कि 95% लोगों का चंद्रमा गड़बड़ हो जाता है। कुछ का शुरू से ही होता है, बचपन से होता है, कुछ का बड़े होते होते 40-50 तक आते आते तो वही लेता है। फिर उनके अंदर बेचैनी लगती है, भागो ज्योतिषी के पास। इसलिए बड़ा रिकरिंग बिजनेस, बार बार चलने वाला काम है। इसलिए लोग कितना मर्जी सीख ले। लोग मुझे बड़ा कहते हैं, अब गुरुजी सारी की सारी टेक्निक तो आपने सिखा दी, यूट्यूब पे डाल दी, आपको कौन पूछेगा अगले 5 साल के बाद। मैंने कहा अपने को 10 गुना पूछा जाएगा। इतने सालों से करवा रहा हूं, आज तक पूछा जा रहा है, तो आगे भी पूछा जाएगा भाई। है, ऐसा नहीं है कि कहानी खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। कहानी उस दिन खराब होगी जहां अपन बदमाशी करेंगे। अगर हम बदमाशी नहीं करेंगे, कहानी बनती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। आज भी ये देश भावनाओं का देश है। हमारे देश में गुरु का बहुत सम्मान है। गुरु को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो हम गुरु बन करके क्यों काहे को डरें, और वो भी शिष्यों से। ये तो बेचारे बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत इज्जत बख्शते हैं, हम इस लायक भी नहीं होते जिससे ज्यादा इज्जत हमें बख्शते हैं। उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो चंद्रमा जिसका अच्छा, वो वैसे ही आनंद की स्टेज में है। ज्योतिषी का आनंद पूर्वक ज्योतिषी अगर मेरे जैसा बनना है तो चंद्रमा भाई ठीक होना चाहिए, सीधी बात है ना। खुश रहो, मस्त रहो, अपने आनंद में रहो, शांत रहो। शांत ऐसा नहीं कि हम अंदर से ही शांत, अंदर से शांत रहो। ऐसा नहीं कि एक्टिंग नहीं करके दिखानी, नहीं तो पकड़े जाओगे किसी ना किसी दिन। कोई ना कोई छेड़ के बैठ जाएगा, तुम्हारे तार छेड़ के बैठ जाएगा, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दबा जाएगा और तुम नाचते फिरोगे फिर। तो ऐसा नहीं, भीतर से शांत। हाँ, अगर कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो घबराना नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास करो, डेली ध्यान का अभ्यास करो। अगर लग रहा है कि तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बेचैनी हो रही है, तुरंत स्वर चलाना शुरू कर दो चंद्रमा। हाँ, अगर लैक ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हो कि झगड़ा करने का तो मूड है, नहीं रहा जा रहा, उसको 4 बार सुना दूं, फिर सूर्य स्वर चला लेना। फिर सुना अच्छा पाओगे, उसको ढंग से सुना दोगे, अगला भी सोच में पड़ जाएगा कि भाई किससे पाला पड़ गया था। लड़ना हो, विजय प्राप्त करनी हो, किसी बड़े अधिकारी से मिलना हो, करिए। जहाँ बात मनवानी हो, झुकना हो, वहां पर चंद्रमा से। इसलिए विवाह शादी के अंदर, विवाह के मुहूर्त के अंदर चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी शादी की डेट निकाल और देखना उस दिन चंद्रमा कहाँ था। डेट ऑफ मैरिज की कुंडली बनाना, टाइम कुछ भी डाल देना, सुबह दोपहर शाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लेना चंद्रमा कहाँ। जिसका चंद्रमा पाप ग्रह के साथ फंसा बैठा है, ये समझ लो, जिसका चंद्रमा डेट ऑफ मैरिज वाले दिन पाप ग्रह के साथ फंसा बैठा है, उसकी आज तक सेटिंग अपने जीवन साथी से नहीं है। खिच पिच चल रही है, टक 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 चल रही है, क्या वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। देखा, यह है ताकत चंद्रमा की। ये सूत्र बता दिया, कोई नहीं बताएगा जल्दी। बहुत सालों से मैं बता रहा हूँ। सिर्फ डेट ऑफ मैरिज डालो, टाइम डालो, देखो कि चंद्रमा राहु के साथ था कि शनि के साथ था कि सूर्य के साथ था, कहाँ फंसा हुआ था। पाप कर्त्री में था, कहाँ फंसा हुआ था। पाप कर्त्री में तो नहीं फंसा हुआ था, कमजोर तो नहीं बना हुआ था। तो ये चीज का देखना, आप इस सूत्र से किसी की भी मैरिज लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कोई कहे कि जी हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, पर हमारे पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं, डेट ऑफ मैरिज निकाल लो।
और कुछ मत देखना मेरे भाई, शुक्र फुक्र कहीं बैठे हो, सिर्फ चंद्रमा देख लेना। चंद्रमा अगर बढ़िया तो कुंडली में मंगल बुध बैठा हो, मैरिज स्मूथ चलेगी। तो आप समझ में आया कि मुहूर्त की ताकत क्या है। और अब मुहूर्त निकलवाने पहुंच जाते हैं बेचारे ऐसे व्यक्ति के पास कि मंदिर में बैठा है बंदा, अब उसको बेचारे को ज्योतिष तो आता ही नहीं, मुहूर्त तो बिल्कुल ही नहीं आता, पंचांग जरूर रख रखा है, और वो बेचारा निकाल के दे देता है। अब उसको ऐसे गहरे सूत्र नहीं पता। महिलाएं बड़ी खुश होती हैं, बेचारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, 50 रुपए दिए, चुपचाप रख लिए, है ना, कुछ नहीं बोलते, बहुत ही अच्छे हैं। छोरे का ब्याह निकलवा लाए, अब छोरा घोड़ी पे चढ़ने के बाद बम पटाखे बज रहे हैं। अब वो 50 रुपए का दुष्परिणाम है। वैसे साहब तो नखरे दिखाएंगे, 2 दिन में नंबर आएगा, पैसे भी ज्यादा चार्ज कर लेंगे, समस्या है। तो ये बड़ी भारी मुहूर्त बहुत जबरदस्त विषय है। और ये चंद्रमा की ताकत को पहचानो। आज का होमवर्क, तभी अपनी अपनी डेट, मैरिज की डेट निकालना, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखना। हाँ, ग्रुप में मत लिखना, नहीं तो मैं पकड़ लूंगा, है ना, कि कहानी कहाँ चल रही है, और अब तो सारे पकड़ लेंगे एक दूसरे को। तो अपने आप में रियलाइज करना ये फार्मूला कितना सटीक है, कितना बढ़िया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं। और ये समझो, भावों के अपनी प्रेडिक्शन अब खुद करो कि तीसरे भाव में होगा क्या होगा, चौथे में क्या होगा। आप इधर उधर की कुंडलियां डिस्कस करते रहते हो। आपका दूसरा होमवर्क ये है कि 12 भाव तक चंद्रमा को प्रेडिक्ट करना है। कल मैं बताऊंगा, देखता हूं कि कितने लोग सही बता पा रहे हैं कि कितने नहीं बता पा रहे हैं। सूत्र वही लगेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करो तो चंद्रमा की करना, है ना। कुंडलियां तो देखते रहना, कोई बात नहीं, खाली टाइम पास करना हो तो। आज शेखर जी। हेलो। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। सर, एक्चुअली कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और मून से ही रिलेटेड है। जैसे हाँ जी। आपने बताया था केतु अगर फोर्थ में हो तो वो चांदी के चौरस टुकड़े बढ़ाने। सर, आप एक समय और एक बता रहे थे कि अगर हम अपने से दूर करना हो किसी को, तो जैसे चंद्र जी, और मंगल अगर दूर, तो सर उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे जरा, उसके ऊपर एक चीज समझना था। देखिए, केतु जब भी चौथे भाव में होगा, तो चौथा भाव क्या है, चंद्रमा की जड़ है, चंद्रमा की जड़ है। आपने चंद्रमा पर केतु बैठा दिया जो कि उसका प्रबल दुश्मन है। यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित अवस्था का हो गया है। गंगा जी इसलिए बताया गया क्योंकि गंगा जी भी चंद्रमा है और चांदी भी चंद्रमा है। हमने चंद्रमा के प्रभाव को शुभ बना रहा है। चांदी बह के नहीं, वहां पर डल जाएगी तो नीचे बैठ जाती है। कभी आप गंगा जी जाएं तो चांदी फेंकेंगे तो वहीं नीचे बैठ जाएगी। वैसे अन्य चीजों की तरह बहती हुई नहीं जाएगी। अगर ये हम दूध बहाना है, प्रवाहित कर देंगे तो बह जाएगा, जौ बहाना नहीं डाल है। देंगे तो बह जाएगा, कोई अनाज खाएंगे तो बह जाएगा, वो वहीं नीचे रह जाएगा, डिप रह जाएगा। तो हमारे ये दूसरा नियम क्या है कि कोई बड़ा बर्तन लेके आओ, गंगा जल से भर लो, उसमें चांदी का टुकड़ा डाल दो। आप उसमें डालने का मतलब है जो चंद्रमा को कमजोरी प्राप्त हुई है केतु के द्वारा, उसकी भरपाई कर रहे हो आप एक प्रकार से। आप सदा के लिए गंगा जी में डाला है कि यहाँ पड़ा रहेगा, जब तक कोई नहीं उठाएगा, जब तक पड़ा रहेगा भाई, गंगा जी में चलता रहेगा। हमारा उपाय हो गया कि हमने एक प्रकार से चंद्रमा को ताकत दी। मैंने कल बताया था कि हमारे यहाँ कहावत है, किसी लड़की को अच्छा शादी रिश्ता मिल जाता है विवाह के लिए, तो कहते हैं भाई इसने तो गंगा जी के ऊपर मोती दान किए, गंगा जी पर मोती दान किए। मोती कौन, चंद्रमा। गंगा जी कौन, चंद्रमा। अच्छी किस्मत का बलि। दानी कौन, जिसका चंद्रमा अच्छा। दान करने की हिम्मत किसके पास आएगी, जिसका चंद्रमा अच्छा। दान से मेरा मतलब वो नहीं कि आप अपना ट्रस्ट बना करके अपना ही पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में घुमाने के चक्कर में ट्रस्ट बना दें और लिखा दें जी मैं तो बहुत बड़ा दानी। वो दानी की श्रेणी में नहीं कहता। जो रियल में दान करते हैं बिना किसी रिटर्न के,
डिमांड के, का चंद्रमा अच्छा। तो जिनके कुंडलियों में चंद्रमा अच्छे होते हैं वो वास्तव में पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के प्रतीक हैं। अच्छा कौन सा कर्म? ये वही है कि हमने दान दिया है तो दान भी अच्छे वाला दिया है। वो नहीं कि हमने फटे फटे 10-10 के नोट रख लिए हैं, ये भिखारियों को देंगे, क्यों चल तो कहीं रहे नहीं है तो देने। तो भाई ये चंद्रमा खराब मिलेगा अगले जन्म में, ये फटे नोट बांटने से हैं। तो हमारे शास्त्र में कितनी अच्छी बात लिखी, देना है तो मोती देना है। तो मोती बड़ा कीमती माना जाता था किसी जमाने में, बहुत उसकी कोस्ट मानी जाती थी, मोतियों की अपनी एक आभा होती थी। तो ये कोई कमजोर चीज नहीं है, और आप इतनी सुंदर चीज की आप उसको दान कर रहे हो, अच्छी वस्तु का दान, किस्मत का धनी बना। तो इस उपाय का तात्पर्य शेखर जी ये है कि हम गंगा जी में सदा के लिए वहां पे स्थापित कराए कि भाई रोज रोज, अब पानी तो अपन घर में कितना लाएंगे, इतनी बड़ी पीपी ले आएंगे, इतनी बड़ी ले आएंगे, बोले वो बहता का बहता जल हो जाएगा। गंगा जी सदा बह रही हैं और चांदी वहां पे पड़ी, तो उससे क्या होता है कि वो दोष में शांति पड़ जाती है। ठीक है। दूसरा एक रीजन ये भी है कि गंगा जी को मोक्षदायी कहा है, पुण्यदायी कहा है। ये हमारे पाप नाशनी कहा गया है, ये हमारे पाप का नाश करने वाली है गंगा, इसलिए भी एक तरह से जोड़ा गया ही। लाल किताब बनाने वाले विद्वानों ने बहुत गजब की चीज के साथ, बहुत गजब सोच के साथ चीजें लिखी। बस ये है कि वो पोएम के रूप में लिख तो गए, वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो जिससे लोगों ने अपनी मर्जी से हिसाब किताब बनाया और उसको टोटकों के रूप दे दिया, जबकि इसके पीछे लॉजिक बहुत कह रहा है। लॉजिक समझेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज मैंने आप लोगों को जैसे समझा दिया कि केतु बैठेगा चौथे भाव में तो जड़ में बैठ गया और जड़ को खराब कर दिया, यानी चंद्रमा को खराब कर दिया। चंद्रमा बेचारा परेशान चल रहा है, चंद्रमा परेशान चल रहा है यानी माँ परेशान चल रही है। केतु क्या है? केतु पांव की तकलीफें, घुटनों की तकलीफें, माँ को घुटने की तकलीफ मिलेगी। केतु स्वभाव से बहुत गर्म ग्रह है, माँ को एसिडिटी की समस्या मिलेगी, माँ को पेट की तकलीफ मिलेगी, गर्मी ज्यादा है माँ की। माँ को गुस्सा बहुत मिलेगा, माँ गुस्सेल मिलेगी, एकदम तन तनाती हुई मिलेगी माँ, तो बात बात में गुस्सा है। होगी प्रेडिक्शन, और ये हो गया उपाय माँ को शांति देने का। ऐसे ही धन्यवाद गुरुजी आप खेमचंद, धन्य हो, धन्य हो गुरुजी, आप बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। भगवान का धन्यवाद। खेम नहीं गुरुजी, गुरुजी का चंद्रमा ठीक है, चिंता मत करो। गुरुजी अगर जो बाहर रहते हैं वो नदी में किसी में कर सकते हैं, क्या तीर्थ स्थान पे ही प्रवाहित करना जरूरी है? तीर्थ स्थान पर है ना। तीर्थ स्थान। हाँ खेमचंद बताओ। सर डे बिफोर यस्टरडे की क्लास में आपने एक बार छोटा सा जिक्र किया था औषधियों का, जिसमें आपने कहा था हल्दी पानी में डाल सकते हो, तो आप शायद कहने लगे थे हर प्लेनेट का अपना अपना एक औषधि होता है, तो हाँ, आप औषधि। वो आप बता सकते हैं हर एक प्लेनेट वाइज? हाँ मैं बता सकता हूँ, पर बताने का मूड बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सर, कि वो जो किसी ने मेडिसिन शुरू करनी हो तो उस टाइम पे चंद्रमा, जिसने नई शुरू करनी हो तो उस टाइम पे चंद्रमा कहाँ, कौन से घर में होना चाहिए? देखो चौथा भाव जो होता है हमारा, ये हमारे को ठीक करने के काम आता है। पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव। ओके सर। ये इसमें आप हो, इसके अलावा किसी भाव में हो तो बृहस्पति के साथ। ठीक है सर। औषधि एक छोटा, चलानी जा सकती है। ठीक है सर, एक छोटा क्वेश्चन और औषधि था। स्नान अलग है, औषधि खाना अलग है, वो मैं है ना। हाँ जी, हाँ जी, तभी पूछा सर। हाँ, एक छोटा क्वेश्चन और था, बनावटी ग्रह और मनसूई ग्रह एक चीज है, अलग अलग एक ही एक ही है? चीज है। तो सर बिल्कुल आपने एक तो ही चीज हमको है। सर आपने तो हमको बताया था कि सन प्लस वीनस जुपिटर होता है, मगर हाँ। आपने 2 क्लास पीछे राहु प्लस मरकरी भी बोला कि जुपिटर होता है।
बिल्कुल मैंने बताया है। तो दो मैंने तरह से बताया बनता ना, है। समझाने का तुम्हें तरीका था। अगर मसनूई की बात करूंगा तो सूर्य और शुक्र बृहस्पति, हाँ ठीक है। परंतु प्रैक्टिकल अगर हम इम्पैक्ट को देखें तो बृहस्पति में दो धाराएं बहती हैं। ओके बृहस्पति में दो धाराएं होती, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। बुद्धि कौन है? बुध। और कुबुद्धि कौन है? राहु। ओके बुद्धि बुध है, कुबुद्धि राहु। कहते हैं ना, राहु का असर राव, हाँ जी। उल्टा काम कर रहा है, राहु से पीड़ित आदमी है। राहु से पीड़ित आदमी का क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ। वो मसनूई में है नहीं, ये एक अच्छा समझाना था कि वो एक ओके बनावट है। ये बनावट का मतलब कि हमने इमेजिन किया है कि अगर किसी का बुध भी अच्छा और राहु भी अच्छा, अगर कुंडली में दो ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो अब बृहस्पति कमजोर भी है तो भी अच्छा। समझाने का मेरा कंटेस्ट ये था। ओके ओके ठीक है सर। जैसे अगर सूर्य अच्छा, शुक्र अच्छा, तो बृहस्पति अच्छा। सूर्य मजबूत है, शुक्र मजबूत है, तो बृहस्पति अच्छा ही होगा। हाँ, अगर किताब में ढूंढोगे ये बात नहीं मिलेगी, किसी को कहना मत ये बात, है ना, ये प्राइवेट बात, ये बुध और राहु वाली। है ना, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे किताब में लिखी भी नहीं है, और नहीं भी लिखी भाई, ये बात फैक्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास मैंने दो आपको कॉम्बो। कॉन्टेस्ट में समझाया था कि हाँ जी आप किस किस तरह से ग्रह को देख सकते देख हैं। सकते हैं। अगर जिसका बुध अच्छा, बुद्धि अच्छी, जिसका राहु अच्छा, उसकी प्लानिंग अच्छी। बुद्धि ठीक है, प्लानिंग ठीक है, स्ट्रेटेजी ठीक है, बंदा कामयाब नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा। देखो, डेफिनेटली। स्ट्रेटेजी का तो बड़ा कमाल है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, जाने तो तुम नहीं दे रहे मुझे, मैं सोच रहा था जल्दी भाग जाऊं। है तो सुनो, कहानी सुन लो फिर। एक बार क्या हुआ, एक चौधरी साहब थे, और चौधरी साहब का घोड़ा मरने वाला था। घोड़ा मरने वाला था, चौधरी साहब ने कहा दाम लगा देता हूँ, फटाफट किसी को बेचा। घोड़ा था 2000 रुपए का, और चौधरी साहब बोले ओने पोने जो मिले मैं तो ओके कर दूंगा। तो वो गए तो लाला जी के पास। लाला जी खरीदार थे। लाला जी बोले भाई तेरे पैसे ना दूं मैं इतने, मैं तो दूंगा मात्र 300-400 रुपए से, लेना हो तो ले ले, ना ना। चौधरी साहब बोले यार इतने कम की तो उम्मीद मैंने भी नहीं करी थी। भाई मैं तो घर से सोच के चला था 1000 रुपए तो कोई देगा, 2000 के आधे तो देगा। अभी मरा थोड़ी है कोई, अभी तो जिंदा है। बोला नहीं 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 मैं नहीं देता। और चौधरी साहब अपने घर भाग गए। जैसे घर आए तो देखा तो घोड़ा मर गया। चौधरी साहब बोले ले, इतने पैसे भी गए, ये तो बड़ी समस्या। चौधरी साहब फिर वापस भाग गए। बोला भाई वो थोड़ा सुनने में गलती हो गई थी, लाला जी कितने बताए थे? लाला जी बोला 300 बताए थे। बोला कोई बात ना, तू अपना ही भाई है, 300 रुपए देते। 300 रुपए, 300 रुपए लेकर के लाला जी ने कहा भाई ऐसा है, घर पे जाइयो, शाम को ले आइयो, घोड़ा बिल्कुल धरती पे पड़ा मिलेगा आराम से, सुत्ता मिलेगा आराम से, ले आइए। लाला जी शाम को पहुंचे, जा करके देखा तो घोड़ा मरा मिला। लाला जी ने भी दिमाग लगाया कि चूना तो तेरे लग गया, अब चौधरी साहब से लड़ने का कोई लाभ नहीं है, तो कोई स्ट्रेटेजी अब। उसने भी अपना गेम खेल दिया, लाला जी ने भी। 3-4 दिन के बाद दोनों का मिलन हुआ। अब चौधरी साहब का मन खटक रहा, ये पकड़ेगा कि साला मरा हुआ घोड़ा, दे दिया। पर लाला जी ने गले गले लगाया बड़े, अरे आओ चौधरी साहब कहाँ थे, कैसे थे, बढ़िया। अब खटक तो उसके ये रहा कि पैसे मांगेगा, कि ला 300 रुपए वापिस, मरा घोड़ा था। और वो बिल्कुल खुश रहा, कोई चर्चा ही नहीं घोड़े की हो रही, इतनी देर तक बात हुई। अब चौधरी साहब से रहा नहीं जा रहा कि भाई ये तो बड़ी समस्या होगी, घोड़े का तो नाम ही नहीं ले रहा पट्टा, चक्कर क्या है? उसने पूछ लिया कि वो घोड़े का क्या रहा। बोला घोड़े का तो यार बस पूछो मत, तेने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बोला यार काम कैसे बढ़िया कर दिया, घोड़ा तो सुधरा मरा पड़ा था, उसका फिर तना करा क्या? बोला भाई हम भी तेरे से भी 10 कदम उस्ताद थे, हमने भी व्हाट एन आइडिया सर्जी करके बोला
और तुरंत दिमाग में आइडिया आ गया और मैंने लॉटरी बांट दी, 1 रुपए की एक लॉटरी, और पूरे 10,000 लोगों में बंटवा दी कि हाँ, जिसका भी नाम निकलेगा लॉटरी पे घोड़ा मिलेगा। उस घोड़े के चक्कर में कि 2,000 का घोड़ा, लॉटरी 1 रुपए की, 10,000 लोगों ने खरीदी। बोला यार फिर लॉटरी का नंबर कैसे निकला? बोला निकला, एक आदमी को जिता दिया हमने कि जा भाई तेरा घोड़ा तेरा हुआ। बोला फिर आदमी आया, बोला भाई घोड़ा तो मरा ही पड़ा था। बोला भाई घोड़ा तो तेरा मरा पड़ा है। बोला कोई बात ना भाई, तेरे 1 रुपया वापस ले ले। 9,999 रुपये अपनी जेब में है, लिया था घोड़ा 300 रुपए का। तो भाई ये है बुध और राहु की ताकत, समझ लो बात को। ये है बुध और राहु की ताकत, बुध की चतुराई और राहु की प्लानिंग। जब ये 2 चीज मिल जाती हैं, वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। अब उसको कौन मूर्ख बनाए? सामने वाला ही मूर्ख बनाने वाला खुद मूर्ख बन रहा है। अब वो ये कहानी सुन के खुद टेंशन में, अरे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये कर सकता मैं नहीं कर सकता। ये है ताकत, उसे बृहस्पति कहा गया। बृहस्पति किसे कहते हो आप? बृहस्पति समझदार आदमी को कहते हो आप। कहते हैं ना इसका बृहस्पति अच्छा, मतलब तुम कह रहे हो ये समझदार आदमी, जेंटलमैन आदमी है, वो झगड़ा नहीं करता। बृहस्पति लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो बुध और राहु भी जब अच्छे हो जाते हैं, वो भी झगड़ा नहीं करते। लाला जी ने झगड़ा नहीं करा चौधरी साहब से, बिल्कुल। इस अवस्था में कोई दूसरा होता तुरंत लटपट जाते हैं, मंगल आ जाता, वहीं पर ही मंगल का दंगल हो जाता। उसने नेगेटिव पॉइंट में भी पॉजिटिव निकाल करके अपॉर्चुनिटी देखी, इसलिए उसको समझाया। ये बाकी बनावटी ग्रह नहीं है। अगर आपके भाषा में कहूं तो ये मसनूई ग्रह नहीं है, ये मसनूई की तरह का एक कंसेप्ट समझाया था मैंने। क्लियर? क्लियर सर। ये जो दूसरा आपने बताया था 1549 में होना चाहिए, ये काल पुरुष के उसमें होना चाहिए या जो हम नहीं, गोचर में। गोचर में तो सर फर्स्ट हाउस लगन किसको मानेंगे फिर उसमें? फर्स्ट ही मानेंगे ना, पहला भाव। नहीं, फर्स्ट हाउस किसको मानेंगे? जैसे गोचर का हम चार्ट अभी बनाते हैं भाई तो लगन उसमें जो भी आप कुंडली खोलते हो ना, जब गोचर कैसे बना, गोचर वो जो बनाओगे ना, अभी का टाइम डालोगे, हाँ आज की डेट डालोगे, हाँ तो जी, जो फर्स्ट हाउस आएगा वो है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ संजय जी, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बताया कि चंद्र सबर चलना चाहिए, तो बच्चे की प्लानिंग करो तो मेल फीमेल होगा, तो उसमें दोनों का एक साथ सबर मिलना चाहिए या अलग होना चाहिए? देखो, अगर आप प्लानिंग, पहली बात तो संतान प्लानिंग करके करना चाहिए, और पति पत्नी एक दूसरे को इस क्रिया को समझ लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ही अपना स्वर चला लेना चाहिए, दोनों को चलाना चाहिए, जो आपका प्रश्न है। मतलब दोनों का एक ही स्वर चलना चाहिए? दोनों को चला लेना चाहिए, चल जाता है। 2 घंटे तक एक स्वर को रखा जा सकता है। अच्छा अच्छा, इसमें इवन और डे का भी तो फर्क होता है, ये भी चलता है क्या? हाँ बिल्कुल चलता है। मैंने वो बताया ना कि संतान के अंदर कि आपको 8वें दिन के बाद से फिर 8वां दिन, 10वां, 12वां, 14वां, ये सब पुत्र संतान कारक, यानी कि सम संख्या, और विषम संख्या पुत्री कारक। जी। और गुरु जी जैसे आपने बताया कि पानी में जब केतु चौथे में पानी में डालो गंगा में, तो बहुत से गंगा जी में ना वो उठाने वाली भी होती है, चांदी उठा ले, तो चांदी उठा ले तो हमारा उपाय ठीक रहेगा या चलता रहेगा? ये तो मनुष्य समझदार है, वो जानता है कहाँ फेंक के आना जो उसे ना मिले। ठीक है जी, वो ठीक है हर गुरु, जगह थोड़ी धन्यवाद। घुसेगा, वो हर की पौड़ी पे लगे रहते हैं, हर जगह थोड़ी लगे रहते हैं। ठीक है सर, गुरु जी नमस्कार। हाँ विभा जी बताइए। सर जो आपने कहा कि स्वर चलाना, उसमें जैसे बायां स्वर चलाओ तो कहते हैं, आप कहते हैं बात ठंडा रहता है जब बातचीत किसी से करनी हो, जी जी। तो उस स्वर को चलाने का क्या मतलब? आपने इस नासिका को
मतलब जैसे अनुलोम सूर्य विलोम वाली करते हैं। सूर्य वाली से सांस लेना है, चंद्र वाली से छोड़ना है। जिसको चलाना है सांस उसको उससे छोड़ना है, बस लेना वापस नहीं है उससे, है ना। जैसे ओके। सूर्य से लेते जाओ, चंद्रमा से छोड़ते जाओ, सूर्य से लेते जाओ, चंद्रमा से छोड़ते जाओ। ठीक है। जैसे अनुलोम ऐसी विलोम करवट में और अनुलोम ऐसी करवट लगा के भी सो जाओगे तो वो दूसरा चल जाता है। कई तरीके हैं, ठीक एक तरीका नहीं है। ये तो मैंने आसान तरीका बताया बैठे बिठाए का। ठीक है। क्योंकि नींद की समस्या के लिए मैं पूछ रही थी, उसमें होता है तो बाईं तरफ से लगाओगे तो नींद आ जाती है अच्छे से। हाँ सागर साहब। ठीक, थैंक यू सर। ओके, सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये कह रहे थे लगन में चंद्रमा बैठा हो और हाँ। 8वें भाव में जो है मान लो चंद्र बैठा, वो मंगल बैठा हुआ है, तो लगन वो में उसको लगन 8वें में भाव पे चंद्रमा, टक्कर मारेगा। क्या कह रहे हो? और लगन में 8वें भाव चंद्रमा। में जो है, हाँ लगन में चंद्रमा और 8वें में मंगल बैठा है, तो हाँ। चंद्रमा मंगल को टक्कर मारेगा तो चंद्र ही कमजोर होगा ना सर? नहीं, क्यों कमजोर होगा? टक्कर मारेगा वो, टक्कर वो मारेगा, एक्चुअली, हाँ तो कमजोर नहीं उसको होगा। आपने कहा। अच्छा आप ये कह सकते हो कि मंगल को चोट कम लगी। अच्छा, मंगल को चोट कम लगी, मत चंद्रमा में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ना ना चंद्रमा, अच्छा, तो उपाय हमें नहीं करने की जरूरत है कुछ भी कोई खास उपाय लगन के करने, चंद्रमा में? नहीं कोई कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ मनमोहन जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे आपने एक बार बताया था कि ग्रहों को हम अलग अलग भावों में पहुंचा सकते हैं या स्थापित कर हाँ सकते हैं, जी तो जी। ऐसी परिस्थिति में यदि ग्रहों का कोई मित्र ग्रह पहले से ही ना हो उस हाँ भाव, तो अगर वो जो ग्रह है, जैसे बृहस्पति को हमने 90 में या 11वें में पहुंचा दिया, ऑलरेडी वहां पर बुध है या शनि है या राहु है, तो पहली ऐसी बात तो परिस्थितियों में ये क्रिया मनमोहन जी वर्ष फल में करनी है। नंबर एक बात वर्ष फल में करनी है, और वर्ष फल में हमें बड़ा सोच समझ के करना है कि जिस भाव में जा रहा है, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उसका कोई शत्रु ना बैठा। ये जी तो हमने पहले से ही डिसाइड कर ना। जी, तो अगर वहां पर पहले से शत्रु मौजूद है सर, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए इसे। नहीं, इसीलिए एक भाव नहीं है ना, एक ग्रह के लिए कई जी स्थान बताए गए हैं। जी जरूरी नहीं कि अपन ने पहले में ही बिठाना है। बृहस्पति को चौथे में भी ले जा सकते हैं, 9वें में भी ले सकते हैं, नहीं मिले तो 5वें में भी ले जा सकते जी हैं। इतने सारे स्थान हो गए ना, तो बहुत सारे जी ऑप्शन। जी जी, और ना कंपैरेटिव मिले स्टडी तो करके लास्ट उनको में पहुंचा। 12वें में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर भी वो कुछ जी ना, बस मेडिटेशन करना पड़ेगा, पीला तिलक लगाना पड़ेगा, उससे भी फायदा होगा। जी जी हाँ वैशाली जी। जी, थैंक यू सर। जी सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे हम अध्यात्म में प्रगति करते हैं तो जी उसके लिए हमें मन की चंचलता को बहुत कम करना पड़ता है। तो अच्छा। क्या जिसका अमावस के दिन जन्म होगा तो उसका तो चंद्रमा का जो बल है वो तो शून्य हो गया, तो उसके मन नहीं, की चंचलता भी नहीं जिनका होगी क्या? अमावस्या का जन्म होता है वो बड़े अच्छे तपस्वी बन सकते हैं। तप हाँ। में तप करने की ताकत बहुत होती है जिनका अमावस्या का जन्म होता है, ठीक है ना। इसलिए उनको प्रैक्टिस बहुत करते हैं। बाकी जिसका हाँ। मन चंचल है, चंद्रमा अच्छा है, तो उसको भक्ति करनी चाहिए, वो तपस्या ना हाँ। करे। अच्छा, ठीक मतलब है। अमावस्या के जो लोग होंगे उनको ये क्षेत्र में पॉजिटिविटी मिल सकती है। किसी भी कोई ग्रह की स्थिति ऐसी नहीं आप निकाल के ला सकते जिस ग्रह की स्थिति से पॉजिटिविटी ना निकलती है। ये तो हमारे हाथ में होता है कि क्या करें, हाँ। ना। थैंक यू सर। चलिए, ओके, धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।